नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 28 क्लास सीरीज वॉच कर रहे हैं, आज हम 28 में से क्लास नंबर 14 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 13 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। इस सीरीज की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो जैसा आपको अच्छा लगे जो भाषा में पढ़ सकते हैं। हमारा पढ़ाने का स्टाइल वर्तमान आपके एग्जाम वेंडर जैसा डिमांड करता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, साथ में इनके एक आंसर होंगे और इनसे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन पड़ेगा एक ही जगह आपको पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में मिलेगा, जो आगामी दिनों में आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एग्जाम हॉल में दिखेंगे। ठीक है, वही पढ़ाऊंगा जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होगा। फालतू की कंटेंट नहीं, फालतू का टाइम ही नहीं ना मेरे पास, तो कहाँ से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक या पीडीएफ, तो आप इस मोबाइल नंबर के थ्रू हमारे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको कंटेंट की जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी पहुँच सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 2026 और 27 में अगर आपको एसएससी का एग्जाम पास करना है तो हमारे तरफ से दो ही कंटेंट कीजिएगा। एक तो 28 सीरीज कर लीजिएगा और एक ये 35 सीरीज की जो बैनर आपके सामने दिख रहा है, जस्ट इससे पहले हमने समाप्त करा था। इसमें 35 क्लास कराई थी हमने, तो ये दोनों आपने कर लेना है और एक एक मॉक टेस्ट रोजाना रखना है एग्जाम तक। आपको जीके जीएस सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेरिट लायक नंबर आएगा जी, जवान है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन के 4 चरण मॉडल के तीसरे चरण में है। ठीक है भाई, भारत जो है अभी तीसरे चरण में है। जनगणना के जो 4 चरण अलॉट है उसके तीसरे चरण में हम लोग भारतीय जी रहे हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। कैसे सही है, नीचे बात करेंगे। स्टेटमेंट सेकेंड है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में टोटल जो फर्टिलिटी रेट थी, टीएफआर था, वो 2.1 से 2.9 तक रही है। तो ये भी अपने आप में सही है। ठीक है, कई सारे रिपोर्ट 2.2 लिखते हैं, कई 2.4, तो एक जो है औसतन पैमाना देखा सभी रिपोर्ट के अनुसार, तो 2011 में जो आपका टीएफआर है वो 2.1 से लेकर 2.9 तक रहा है। तो हमने एक रेंज में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। फिर से बता दूं, स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आंसर है, तो ध्यान से किसी चीज को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं इसको विस्तार से समझते हैं। जनगणना की इनिशियल बात तो कई बार पढ़ा चुका हूं, इसीलिए यहाँ पे स्किप करता हूं। और जो टुडे एग्जाम का टॉपिक वाइज आपको दिया जाता है वहां पर भी सब चीज मिल जाएंगे। 11 के बारे में जो चीज नहीं मिलेंगे उनकी बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। भारत की जनसांख्यिकी वर्ष 2011 के अनुसार भारत जनसांख्यिकी परिवर्तन के 4 चरण मॉडल के तीसरे चरण में है, जो उच्च से निम्न मृत्यु दर और प्रजनन दर की ओर बढ़ रहा है ना। तीसरे चरण की क्या विशेषता होता है, उच्च से निम्न मृत्यु दर की तरफ बढ़ना, है ना, और उच्च से निम्न प्रजनन दर की ओर बढ़ना। तो ये दोनों चीज भारत के साथ वर्तमान में चल रहा है, तो इसीलिए जो है ना, अभी हम लोग तीसरे चरण में हैं, इंडिया के जो भी निवासी हैं। ठीक है, जनसांख्यिकी मॉडल में। अब आते हैं जनांकीय संक्रमण, ये क्या होता है। एक ऐसा मॉडल जो जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन के साथ साथ जनसंख्या आयु संरचना में बदलाव का वर्णन करता है, और यह परिवर्तन समाज में हुए आर्थिक और तकनीकी विकास के कारण होता है। इसमें निम्न 4 चरण शामिल होता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि भाई चरण थर्ड में हम लोग हैं, है ना। चरण थर्ड की क्या विशेषता है कि भाई उच्च मृत्यु दर से निम्न मोर्टेलिटी रेट की तरफ बढ़ना, साथ ही उच्च फर्टिलिटी रेट से निम्न फर्टिलिटी रेट की तरफ बढ़ना। तो हम लोग इसी दिशा में हैं, इसीलिए हम लोग चरण थर्ड में हैं। इसके कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं, जिसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, चरण एक जो होती है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर कोई कंट्री में जो साक्षरता रेट है बहुत कम है, तो उस कंट्री की जो ये मॉडल होगा वो चरण एक में संभवतः होगा, क्योंकि इसमें जो है सभी जो है उच्च होता है। देखिए यहाँ पे उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर रहता है चरण एक में। तो उच्च मृत्यु दर कब होगा, जब जागरूकता, साक्षरता या फिर जो मेडिकल की सुविधा है एकदम अच्छा नहीं होगा। उच्च जन्म दर भी कब होगा, जब साक्षरता रेट कम होगा। ठीक है, तो चरण एक में जो है उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर होता है। ठीक है,
फलस्वरूप परिणाम स्वरूप क्या होता है, जनसंख्या अस्थिर हो जाती है। भाई बहुत ज्यादा जन्म भी लेता है लोग और बहुत ज्यादा मर भी जाता है ना, कैजुअलिटी आ जाती है, जो नवजात होते हैं वो नहीं टिक पाते हैं। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन एग्जामिनर आपके लिए बना करके देगा कि निम्नलिखित में से किस चरण की विशेषता जनसंख्या स्थिर हो जाती है समय के साथ, या जनसंख्या स्थिर रहती है किस चरण में। तो आप कहेंगे फर्स्ट चरण में। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगेगा लेकिन सत्य यही है, क्योंकि जन्म भी अधिक ले रहा है और मर भी अधिक ले रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है, बैलेंस होता जा रहा है, जनसंख्या एक तरीके से रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो चरण 1 की ये विशेषता है। चरण 2 क्या होता है, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और खाद्य उत्पादन में सुधार के कारण जो है मृत्यु दर में कमी आती है। अब यहाँ पे जागरूक होने लगे हैं लोग, है ना, मेडिकल फैसिलिटी में सुधार होने लगे हैं चरण 2 के अंदर, तो मृत्यु रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो जाती है, जबकि जन्म दर उच्च बनी रहती है, जन्म दर उच्च बनी रहती है। इससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। तो चरण सेकेंड का क्या विशेषता है, क्या प्रॉपर्टीज है ना, जो जनसंख्या में ग्रोथ है वो तेजी से होगा। ग्रोथ कैसा होता है इसमें, फास्ट होता है, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है उसको तो डाउन हो गया चरण 1 की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है ना, जो जन्म दर है, ये आपके हाई ही रहता है चरण 1 के जैसा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या तेजी गति से बढ़ेगा। कई सारे कंट्री की ये हाल है। ठीक है, इसके अलावा चरण 3 में क्या होता है, जन्म दर में भी गिरावट शुरू हो जाती है। जैसे अब इंडिया में ये चरण 3 में हम लोग हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी या फिर अन्य किसी कारणवश से जो हमारी मोर्टेलिटी रेट, कई सारे टीकाकरण वगैरह आ गया है, तो इससे मोर्टेलिटी रेट घट गया है। साथ ही साथ हम लोग अब जन्म दर में भी गिरावट शुरू देखे हैं, है ना, तो इसीलिए हम लोग चरण 3 में है। तो इसकी क्या परिणाम होते हैं, जनसंख्या वृद्धि जो है धीमी हो जाता है। जिस प्रकार से आप पहले 20 साल पहले जनसंख्या वृद्धि देखें इंडिया में, वैसा अभी आप नहीं देखेंगे, इसके तुलना में कम देखेंगे। ठीक है, इसके कारकों में शहरीकरण एक अहम मुद्दा है, क्योंकि शहर में भाई जगह कम होते हैं, कम जगह में बहुत लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो है जो फर्टिलिटी रेट है कम हो जाती है। इसके अलावा निम्न बाल मृत्यु दर, अभी मैंने कहा कि भाई मेडिकल फैसिलिटी या किसी अन्य कारणों से जो मोर्टेलिटी रेट डाउन हुआ है, ये भी एक कारण है। गर्भ निरोधक कॉन्डोम इत्यादि जो भी क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि को रोकने की उपाय है, वो सब हथकंडे अपनाने के बाद जो है हम लोग इस चरण में देखते हैं ना, जन्म दर में गिरावट हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। तो जैसा कि आजकल हमारा हाल है, इंडिया का हाल है। इसके अलावा चरण 4, जन्म और मृत्यु दर दोनों निम्न होते हैं, है ना, इस जिससे जनसंख्या स्थिर अथवा वृद्ध होती है। यह चरण उच्च जीवन स्तर, उन्नत प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास को दर्शाता है। देखिए, हमने चरण 1 से लेकर 4 तक को ऑब्जर्व किया है ना। इसमें मुझे क्या लगा कि जो सबसे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं निम्न वर्ग, वो चरण 1 में रहेगा, और सबसे हाई वर्ग कह सकते हैं वो कहां पे रहता है, चरण फास्ट में रहता है। इंडिया के कई सारे स्टेट है जो चरण 4 में पहुंच चुके हैं, खास करके साउथ के स्टेट। तो चरण 4 में पहुंचने का क्या होगा, निम्न दर जो है, निम्न जन्म दर होगा, निम्न मृत्यु दर होगा, है ना। उसके अलावा जीवन का जो स्तर है काफी हाई होगा सभी पैमाने के दृष्टिकोण से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने चारों जनसंख्या के जो चरण हैं उनको पढ़ा है। एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है, पढ़ के रखिए, समझ के रखिए, है ना। कुछ नहीं तो कम से कम इतना कि भाई चरण ए में जन्म दर हाई, मृत्यु दर हाई, चरण 2 में जन्म दर हाई, मृत्यु दर कम होने लगती है, चरण 3 में जन्म दर भी कमी, मृत्यु दर भी कमी, चरण 4 में जन्म दर भी कमी, मृत्यु दर भी कमी, और उच्च गुणवत्ता का जीवन शैली लोग अपनाते हैं। ठीक है भाई, इतना जरूर ध्यान रखना है। भारत में जनआंख्यिकीय संक्रमण के चतुर्थ चरण स्टेज 4 में पहुंचने वाले कुछ इंडियन स्टेट है, जिसका यहाँ पे नाम है, जैसे सबसे पहले केरल। इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि 100% साक्षरता अपनाने वाला देश का पहला राज्य था केरल। तो यहाँ पे सबसे पहले केरल का नाम, फिर साउथ का ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कुछ एक मामले में हिमाचल प्रदेश और पंजाब भी। ठीक है, तो ये सब जो है आपके क्या है ना, चरण 4 में पहुंच चुके स्टेट है इंडिया का। चरण 4 क्या होता है ऊपर बता दिया हूं, है ना।
इसके अलावा जनांकिकीय लाभांश क्या होता है ना। इसका तात्पर्य उस आर्थिक विकास क्षमता से है जब किसी देश के कार्यशील आयु वर्ग, अब यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि कार्यशील आयु वर्ग क्या होते हैं किसी देश के, है ना, निवासी का, तो 15 से 64 वर्ष होता है ना, इसे नोट कीजिए, 15 से 64 वर्ष। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे बना देता है एग्जामिनर कि ये जो TFR होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, तो ये किस एज के ग्रुप के अनुसार तय किया जाता है, तो 15 से 49 वर्ष के एज के जो है ऊपर ये तय किया जाता है। ठीक है, जब तक मतलब एक स्त्री का प्रजनन की क्षमता होती है 49 वर्ष तक अपने जनगणना में मानते हैं, तो 15 से 49 वर्ष तक के बीच जो है इसमें शामिल किया जाता है डाटा को। ठीक है भाई, तो ये दोनों याद रखना। तो जनांकिकीय लाभांश का ये होता है कि भाई जो है कार्यशील आयु वर्ग 15-64 वर्ग की जनसंख्या उस पर आश्रित जनसंख्या से अधिक हो जाती है, मतलब काम उम करने वाला लोग जो है ज्यादा हो जाए, जो इस उम्र से कम या फिर ज्यादा है उसकी संख्या कम हो जाए। ठीक है, उसे जनांकिकीय लाभांश कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो टोटल फर्टिलिटी रेट TFR रहा था वो 2.1 से 2.9 था, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में ही कहा कि मैं इसे एक रेंज के अनुसार आपको बताया हूं, इस बीच में कोई भी आंसर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा 2.1 की टाइफर जो TFR को प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर माना जाता है ना, प्रजनन दर माना जाता है। ये प्रतिस्थापन स्तर का एक पैमाना है 2.1 जो है प्रतिस्थापन प्रजनन स्तर है। यदि TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे है तो दीर्घावधि में जनसंख्या में गिरावट देखा जाएगा, यानी 1-2 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 50-60 साल में जो है जनसंख्या में गिरावट देखने को मिलेगा। बहुत सारे विकसित कंट्री का यही हाल है कि वहां पे जो है प्रतिस्थापन स्तर से जो है नीचे हो गया है उनका फर्टिलिटी रेट। ठीक है भाई, है ना, जबकि अगर 2.1 से ऊपर है TFR तो परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS मुंबई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मुंबई, और यहाँ पे एंड कर लेना, है ना, एंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS6 रिपोर्ट, है ना, NFH यहाँ होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट नंबर 6 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो अभी आंकी गई है 2 आंकी गई है। अगर इसके अकॉर्डिंग पूछता है तो प्रजनन दर आपको 2 आंसर करना है। ये डाटा रिलीज हुआ है 2026 में, है ना, और ये जो डाटा रिलीज किया है 2026 में ये संस्था, तो इसमें जो शामिल किया गया था वो आपको 2023-24 के अनुसार रिलीज हुआ है ना 26 में जी, लेकिन डाटा कलेक्ट 2023-24 के अनुसार जो है रिलीज 26 में किया है। और इसमें जो TFR इन्होंने दर्शाया है 2 दर्शाया है। याद रहे कि इसका जो NFHS5 आया था, है ना, उसमें भी TFR इन्होंने 2 ही दर्शाया था, तो ये अपने रिपोर्ट में TFR में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। तो मैंने दोनों एंगल से बताया है। जनगणना 11 के अनुसार पूछे तो 2.1 से 2.9 के बीच में है। अगर NFH6 या NFHS5 के अनुसार पूछे तो आप कहना TFR 2 है इंडिया का। बाद बाकी TFR के जो है प्रतिस्थापन TFR वो बता दिया 2.1 है। इससे नीचे होगा तो बाद में दीर्घावधि में किसी देश की जनसंख्या घट जाएगी, उससे ऊपर रहेगा तो जनसंख्या निरंतर रूप से बढ़ता रहेगा। ये सभी बात मैंने जनगणना के अनुसार करा है इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भाई कोरोनल मास इंजेक्शन सूर्य से उत्सर्जित प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का एक भयावह विस्फोट है, जबकि सौर ज्वाला ऊर्जा का विस्फोट है। बिल्कुल सही है भाई, है ना। इसके अलावा दूसरा है ऑरोरा सौर पवन से आवेशित कणों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच की अंतःक्रिया के कारण होती है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है नीचे बात करेंगे। तो उपयुक्त दोनों कथन जो है सत्य है। मैं तो स्टेटमेंट के साथ ही आपको लिख के बताऊं जी, है ना, लेकिन और लंबा वीडियो हो जाएगा, ऐसे भी आप लोग नहीं देखते हो, है ना। अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, है ना, है ना। अरे कम से कम मुझे खुश होने के लिए तो लाइक कर दे भाई, है ना, है ना। वैसे पता है कि लाइक करने लाइक कंटेंट है, लेकिन कब तक हाथ को दबाए रहो। कम से कम जो बच्चे देख रहे हो वो तो लाइक कर दो। तुम्हारा लाइक ही तुम्हें पढ़ाने के लिए आ जाता हूँ, और क्या ये कमाने का मेरा जरिया है, मेरा ये फुल टाइम वर्क है? नहीं रे, नहीं है ना। ऑरोरा एक चमकदार परिघटना है
जो उत्तरी ध्रुव जहाँ पे हम इसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी ध्रुव जहाँ पे हम इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरोरा सौर पवन से आवेशित कणों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच की अंतः क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ये चमकीला पैटर्न होता है एक तरीके का, है ना। तो अरोरा के बारे में आपने समझा कि ये क्यों होता है, तो है ना, सौर पवन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो गतिविधियां होती हैं उनके कारण उत्पन्न होता है ध्रुवों के समीप। अब ध्रुवों के समीप ही क्यों उत्पन्न होती है इसके बारे में नीचे बात करेंगे। आइए, ये कैसे बनता है, अब तो ये समझ गए कि ये कैसे होता है, लेकिन एकदम बारीकी से समझते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए, सूरज की सबसे बाहरी सतह का नाम कोरोना है। ये अलग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे किरीट भी कहते हैं या कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो बहुत गर्म होने के कारण, जब कोरोना बहुत गर्म होता है, वैसे होता ही है, लगातार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो आवेशित कण है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की चर्च नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन कण होता है, आपको पता है। तो आवेशित कणों को अंतरिक्ष में छोड़ती है, जिससे सौर पवन कहते हैं, सोलर वाइंड कहते हैं। और ये घटना लगातार होने वाला है, ये घटना लगातार होने वाला है ना, ये बीच में रुक रुक के नहीं होता है। यानी सौर पवन कैसी घटना है, तो लगातार उत्पन्न होने वाली घटना है। कहां से निकलती है, कोरोना या किरीट से निकलती है। क्या होती है, आवेशित कणों का एक फ्लो है ना, जो बहता रहता है। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को रोकता है और काफी हद तक रोकने में सफल रहता है। सुनिएगा, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस कणों को रोकना चाहता है, रोकता भी है काफी हद तक। लेकिन जो पोल है, ध्रुव है, उसके पास चुंबकीय रेखाएं सीधे पृथ्वी के अंदर जाती है ना, जिससे एक खुला रास्ता पैटर्न बन जाता है ना, और ये कण आसानी से अंदर चले आते हैं। ठीक है, अब ये कण अंदर तो आ जाते हैं, ये कण जो है अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में जो मौजूद है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना, उनके परमाणुओं से ये जो कण अंदर घुस गया है ध्रुव के पास सोलर वाइंड से, वो टकराने का काम करता है। इस टक्कर में एक एनर्जी रिलीज होती है जो रंग बिरंगे पैटर्न बनाती है, जिसे ऑरोरा कहते हैं। ठीक है भाई, आराम से समझ में आया कि नहीं? चलो फिर से इस लाइन को मैं छोटे से लाइन में कन्वर्ट करके समझाता हूं। ठीक है, देखिए, जो सूरज की बाहरी परत है किरीट और कोरोना, वहां से एक सोलर वाइंड चलती है। सोलर वाइंड क्या होती है, आवेशित कण। आवेशित कण कहने का मतलब है जो तीन मौलिक कण हैं उनमें दो ही आवेशित है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की एक बारिश चलती रहती है लगातार। जब ये बारिश पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे रोकने का काम करता है और काफी हद तक सफल रहता है। लेकिन पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड सीधे अंदर की तरफ जो रेखा है गई है, इसीलिए सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। और वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, उनके कणों से टकराता है और चमकीला प्रकाश रिलीज करता है, जिसे ऑरोरा कहा है। समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट है भूचुंबकीय तूफान, कोरोनल मास इजेक्शन। जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि भाई सोलर वाइंड जो था वो लगातार क्रिया था, ठीक है ना, नहीं इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सीएमई को बाद में पढ़ेंगे। इसके कारक क्या क्या है ये है इस पॉइंट में। भूचुंबकीय तूफान, कोरोनल मास इजेक्शन और सौर फ्लेयर्स जैसी सौर घटनाएं ऑरोरा को तीव्र कर देती है, गति देने का काम करता है या बढ़ावा देता है। ठीक है भाई, ये जो है इनके घटक हो गए। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, जैसे यहाँ पे सीएमई आप देखते हैं, यह सूर्य से उत्सर्जित प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट है। जैसे अभी आपने सोलर वाइंड को देखा था, सोलर वाइंड को देखा था या सौर पवन को देखा था, जिसमें आवेशित कणों का एक फ्लो हमेशा बहता रहता है, उसी प्रकार का ये सीएमई भी है। लेकिन ये लगातार नहीं है, ये हमेशा नहीं बहता रहता है, ये कभी कभार एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे जो सोलर वाइंड के तुलना में कई गुना पावरफुल होते हैं। ठीक है, और ये जो है ऑरोरा को गति दे देता है ना, ये जो है ऑरोरा को गति दे देता है। ठीक है भाई, क्योंकि भाई ऑरोरा में सोलर वाइंड के कारण जो है ऑरोरा होती है। और कैसे होती है ऊपर में समझा दिया, जब इन आवेशित कणों में बौछार आ जाती है सीएमई के चलते, तो और ज्यादा पैटर्न निखर के आती है ना। तो यही बताया है यहाँ पे कि सीएमई इसमें जो है गति दे देता है, बढ़ावा दे देता है। समझ में आया कि नहीं? सीएमई लगातार क्रिया नहीं है, कभी कभी होता है। सोलर वाइंड लगातार चलता रहता है। अब एक इसी प्रकार की क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ज्वार भाटा।
इसके आने का क्या कारण है? तो इसके आने का कारण है चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। अब दीर्घ ज्वार कब आता है और लघु ज्वार कब आता है? दीर्घ ज्वार जब मजबूत बल बनेगा, लघु ज्वार जब शॉर्ट मतलब कमजोर बनेगा तब, है ना। तो दीर्घ ज्वार कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है, खासकर अमावस्या और पूर्णिमा को। लघु ज्वार जो होता है जब ये एक दूसरे के समकोण पे हो जाता है ना। तो यहाँ पे समकोण पे हो जाता है ऐसे, तो लघु ज्वार आता है। और जब तीनों एक सरल रेखा में, एक ही रेखा में आ जाते हैं तो, है ना, हाइट टाइड आता है। ठीक है भाई, दीर्घ ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहें। इसके अलावा भूकंप, भूकंप के मेन कारण क्या है? पृथ्वी के भीतर स्थित जो टेक्टोनिक प्लेट है, 16 माने गए हैं, उनकी जो गतिविधियां होती है, मूवमेंट होती है, उनके टक्कर के कारण ही जो है भूकंप आती है। कई सारे भूकंप हमें पता भी नहीं चलती है, लगातार आता रहता है लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन एक वास्तविक लेवल से ऊपर की एनर्जी जब रिलीज होती है तो हमें भूकंप पता चलता है। ये प्लेट टेक्टोनिक के कारण होती है। ठीक है। अब भूकंप से दो क्वेश्चन आती है ना, कि भाई भूकंप में फोकस क्या होता है? फोकस क्या होता है ना। तो भूकंप में जो है फोकस है जहां से भूकंप की शुरुआत हुई है, जिस पॉइंट पे प्लेट की टक्कर से एनर्जी रिलीज हुई है पृथ्वी के नीचे, उसे फोकस या हेपोसेंटर कहा जाता है। ठीक है। तो आप देखते होंगे कि भाई भूकंप का फोकस कहाँ, हेपोसेंटर कहाँ था, तो पता चलता है आया दिल्ली में था, नेपाल में। ठीक है भाई। इसके अलावा फोकस के ठीक ऊपरी भाग पे, पृथ्वी पे जो एनर्जी सबसे पहले झटका मारेगा, जो वहां से रिलीज होगा भाई एनर्जी भूकंप प्लेट टकराने से, तो जहां टकराया वो तो हो गया फोकस। अब पृथ्वी पे जहां पहला झटका लगा उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक है भाई। तो ये दोनों बात याद रखना। ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाद में कि भूकंप में 3 प्रकार की जो है वेव रिलीज होते हैं, PLS, इसके बारे में मैंने पहले ही कई बार बता दिया है। ठीक है। भूकंप के मापन के लिए सिस्मोग्राफ और भूकंपीय तीव्रता के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप मापन के लिए सिस्मोग्राफ, देखिए इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सिस्मोग्राफ सिर्फ ये बताता है कि भूकंप आया, ठीक है, या फिर भूकंप आया की संकेत देता है भाई भूकंप आया। और रिक्टर स्केल इसकी तीव्रता को बताता है कि भाई भूकंप कितने पावरफुल थे। ठीक है, कितने पावरफुल थे। देखिए 7.5 और 8 में आप ये मत समझना कि आधा का ही डिफरेंस है, इसके कई गुना पावर पे पैटर्न पे ये जो है आंकड़े हैं। ठीक है। जैसे 7.5 में मान लीजिए कि ये 10 घर तोड़ने की शक्ति रखता है, तो 8 अगर हो गया तो समझ लीजिए कि ये 200 से ज्यादा घर तोड़ने की शक्ति रहता है। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अंतर होने से कितना गुना पावरफुल जो है भूकंप होते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान वगैरह में। ठीक है ना। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आता है, इसीलिए इसे सर्किल ऑफ फायर भी कहा जाता है। इंद्रधनुष बनने का कारण एक ये भी पूछा जाता है। अभी हम तीसरा चीज बता रहे हैं आपको कारण परिणाम में, जो ज्योग्राफिकल घटना है ना। इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, विक्षेपण, है ना। इसके अलावा आंतरिक परावर्तन, ये तीनों कारण है इंद्रधनुष बनने का। ठीक है। और अपवर्तन भी। अपवर्तन में 2 बार इसलिए लिखा हूं क्योंकि एक इंद्रधनुष को बनने के लिए 2 बार अपवर्तन की क्रिया होती है। ये बात ध्यान रखना, एनटीपीसी में अलग से पूछ दिया गया है। अपवर्तन जो है क्रम पूछा था इंद्रधनुष बनने के में कारण, तो अपवर्तन शुरू और लास्ट वाला ही आंसर है। एक बार अपवर्तन वाला आंसर नहीं होगा। जो बच्चे की पूरी नॉलेज नहीं है वो एक बार अपवर्तन वाला मार दिए होंगे, गलत हो गया होगा। यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है जो इंद्रधनुष होती है। इसमें बैगनी, वैलेट रंग अंदर की तरफ और लाल बाहर की तरफ होता है। ये उनके तरंग दैर्घ्य वाले गुण के कारण होता है। आपको पता होगा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जो विक्षेपण में सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर लाल होता है, इसी कारण इंद्रधनुष में सबसे बाहर की तरफ आपका लाल होगा और अंदर की तरफ जो है बैगनी होगा। तो यहाँ पे 3 चीज है, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, है ना, और विक्षेपण। अपवर्तन लेकिन 2 बार। यहाँ पे नोट करके मैंने एक चीज लिखा है, द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो बनने में सूर्य का प्रकाश पानी के बूंद के अंदर 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। जैसे सिंपल सिर्फ रेनबो पूछ रहा है तो सब क्रिया एक एक बार होगा, विक्षेपण पर जो है आपका
अपवर्तन, लेकिन विक्षेपण एक बार होगा, है ना, विक्षेपण एक बार होगा, आंतरिक परावर्तन भी एक बार होगा, लेकिन अपवर्तन 2 बार। लेकिन अगर द्वितीयक इंद्रधनुष कहे तो इसमें जो है ना, 2 बार अपवर्तन तो होगा ही होगा, साथ में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, ये ध्यान रखना। और कलर का पैटर्न उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो पहले वाले इंद्रधनुष में अंदर की तरफ बैंगनी रंग था, है ना, अब इसमें अंदर की तरफ लाल रंग होगा और बाहर की तरफ बैंगनी रंग होगा, ठीक है भाई, ध्यान रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण, है ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को ब्याज नहीं देता। इसके अलावा दूसरा है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रवर्धन और सुरक्षा आरबीआई की जिम्मेवारी है। ये दोनों के दोनों जो है स्टेटमेंट अपने आप में राइट हो रहा है यहाँ पे। आइए क्यों राइट हो रहा है समझते हैं। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1935 में हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे किया गया था। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसी के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई। इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। शुरुआत में इसके जो मुख्य कार्यकारी ऑफिस हुआ करता था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया, जो वर्तमान में यहीं पे इनका मेन ब्रांच है या फिर ऑफिस है, ठीक है। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा 26 है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर के पोस्ट होते हैं, और जो लेटेस्ट नियुक्त किए जाते हैं डिप्टी गवर्नर, वो आपकी एग्जाम में करंट का एक फिक्स क्वेश्चन होता है, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। श्री रोहित जैन को मई 2026 में नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, जिन्होंने टी रविशंकर साहब का स्थान लिए है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा करंट सेक्शन से। देखिए अब ये गवर्नर मूवी भी आया मनोज वाजपेयी साहब का, अच्छा मूवी है, मैंने देखा। नोट जारी करना, है ना, रिजर्व बैंक का जो एक बहुत बड़ी काम है वो नोट जारी करना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपए की नोट छोड़ के अन्यथा सभी नोट, यानी रुपया 2 से लेके, अब तो 2000 की चलती नहीं है, वर्तमान में 500 का नोट हमारा सबसे बड़ा करेंसी है, तो 2 रुपया से लेके 500 की नोट जो है रिजर्व बैंक जारी करते हैं। तो 1 रुपए की भी नोट होती है, तो ये जारी करने का काम वित्त सचिव भारत सरकार का सिग्नेचर होता है इसमें, है ना, और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है भाई। भारत सरकार का बैंकर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है ये भारत सरकार का बैंकर होता है। इसका कहने का मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार के लिए बैंकर, एजेंट और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है ना। ये अपनी तालमेल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना बैंकर बनाया है। इनके अलावा बैंकों का बैंक है ये, देश के सभी वाणिज्यिक बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है, उनको नियंत्रित करना, उन्हें ऋण देना और उनके लिए नियम इत्यादि बनाना इनका मेन पेशा है, मेन काम है, इसीलिए इसे बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का संरक्षक, भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है उनका प्रवर्धन और सुरक्षा करना किसका काम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। कई बार इसके ऑप्शन में सरकार रहते हैं तो ये दिक्कत हो जाएगा ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी के ऊपर तो बना है वो जो गवर्नर पिक्चर है ना, उन्होंने जो है सोना की जो बुलियन होती है उनको बेच के करेंसी बनाते हैं दूसरे देश से अपने देश की अर्थव्यवस्था को लाइन पे लाने के लिए। उस पिक्चर में बस यही दिखाया गया है। इनके अलावा साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, देश की मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई और महंगाई को भी जो है ये नियंत्रित करता है। क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं हम उसी पॉलिसीज के बारे में नीचे बात करेंगे। भारत की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन आने वाली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के द्वारा बनाई जाती है। इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार के 3 सदस्य और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो मौद्रिक नीति बनाने वाला एक कमेटी होता है उनमें 6 गो सदस्य होता है, जिनमें 3 गो सरकार का और 3 गो आरबीआई की तरफ से होता है, जिसमें जो आरबीआई के अध्यक्ष होते हैं करंट वाला, वो इस समिति का पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है। इस समिति की बैठक साल में कम से कम 4 बार अनिवार्य है। वैसे वर्तमान समय में जो एक स्टैंडर्ड है 6 बार हो रहा है, हर 2 महीने पे 1 बार हो रहा है। ब्याज दर, रेपो जैसे रेपो रेट है ना, ब्याज दर जैसे रेपो रेट में बदलाव का फैसला बहुमत मेजोरिटी के आधार पे लिया जाता है। जैसे ये जो 6 समिति अभी आपने देखा मुद्रा पॉलिसी वाला एमपीसी कमेटी में जो 6 गो सदस्य होता है, इसके बहुमत के आधार पे जो है रेपो रेट इत्यादि में बदलाव का निर्णय लिया जाता है। यदि किसी मुद्दे पे वोट 3-3 हो जाए, भाई 3 एक पक्ष में है कि बढ़ेगा, 3 को बोलेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो उस केस में आरबीआई गवर्नर के पास यह अधिकार है कि वो निर्णायक वोट दे और जैसा चाहे
रेपो रेट को या जो है बढ़ा सकता है या फिर जैसा दूसरे पक्ष का है वैसा मान सकता है। मतलब निर्णायक वोट आरबीआई के गवर्नर के पास है। ठीक उसी प्रकार से जब लोकसभा में वोट टाई हो जाता है तो स्पीकर के पास एक अधिकार है निर्णायक मत देने का। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति उपकरण में कई सारे टूल्स हैं, जैसे एसएलआर है, सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है इत्यादि। अब इन सभी को जो है अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है एग्जाम में। भले हल्का चीज है लेकिन काम आता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी पे टिका है हमारा अर्थव्यवस्था। रेपो रेट ये सबसे ज्यादा आप सुनते होंगे पेपर वगैरह में, भाई ये इस तिमाही रेपो रेट नहीं बढ़ाया आरबीआई, फिर यथावत रहा रेपो रेट, ऐसा हेडिंग के साथ आपने देखा होगा। तो रेपो रेट यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने अल्पकालिक शॉर्ट टर्म संकट के समय आरबीआई से लोन लेते हैं। ध्यान रखें ये शॉर्ट टर्म में ली गई लोन का है, दीर्घ टर्म में बैंक दर से लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है भाई, है ना। तो आरबीआई से लोन लेते हैं, इस केस में क्या होता है रेपो रेट में, है ना। अब भाई किसी को आप पैसा दोगे तो आप ब्याज डिमांड करोगे ना, तो इसमें आरबीआई कमाता है कमर्शियल बैंक से। ठीक है, यह बढ़ाने पर बैंक लोन महंगे हो जाते हैं। अब जैसे आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक को महंगा मिलेगा लोन, है ना। अब कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिलेगा प्रभु, तो जनता को भी महंगा लोन मिलेगा, और जनता को महंगा लोन मिलेगा तो जनता सोच समझ के सामान खरीदेगा, सोच समझ के सामान खरीदेगा तो बाजार में क्या होगा, नोटों की जो लिक्विडिटी है, तरलता है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नोट कम रहेगा बाजार में तो सामान की जो महंगाई है वो क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा। समझ में आया पूरी गणित रेपो रेट का। ठीक है भाई, अब आते हैं नीचे रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट सुनने में लगता है कि रेपो रेट में भाई महंगाई जो है अस्थिर हो रहा था तो रिवर्स रेपो रेट में बढ़ जाता होगा। देखिए अच्छे से समझिए, देखिए रिवर्स रेपो रेट वह दर है, अब पहले केस में क्या था, रेपो रेट में आरबीआई से पैसा लेते थे कमर्शियल बैंक। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, चूंकि आरबीआई जो है सबसे बड़ी वित्तीय संस्था आप कह सकते हैं, है ना। तो भाई इसमें क्या होता है कि जो भी वाणिज्यिक बैंक है वो जनता को लोन देने के बजाय, क्योंकि जनता को लोन देने में जोखिम होता है, मर मुरा गया, चुका नहीं रहा है, नौकरी छोड़ के कहीं तरीपार हो गया, है ना। तो भाई जनता को लोन देने से ज्यादा सेफ्टी फील करता है कि भाई आरबीआई के पास जमा करो पैसा यार, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट जो है वाणिज्यिक बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं और ब्याज कमाते हैं। यह बढ़ाने पर बैंक आम जनता को लोन देने के बजाय अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर देता है ना, है ना। जिससे मार्केट में क्या होती है, फिर से वही बात, लिक्विडिटी कम हो गई, तरलता कम हो गया, मुद्रा कम हो गया, करेंसी कम हो गया, जैसे समझिए भाई, है ना। जिससे महंगाई फिर कम हुई। तो भाई रेपो रेट बढ़े चाहे रिवर्स रेपो रेट बढ़े, ये दोनों में महंगाई कम होता है। ठीक है, ये दोनों में महंगाई कम होता है। और जो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट होता है भाई बोलेगा रेपो रेट बढ़ने से महंगाई कम, तो रिवर्स मतलब उसका उल्टा ना, तो उसमें महंगाई बढ़ रहा होगा, तो यहीं पे तुमको बढ़ा देगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखना। तीसरा है नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा, और ये तय कौन करेगा, आरबीआई, है ना। ये एक निश्चित हिस्सा जो है आरबीआई के पास अनिवार्य रखना पड़ता है ना। मान लीजिए किसी बैंक की टोटल जो है ना, आप टोटल जमा राशि 100 रुपया है, तो आरबीआई को बोलेगा कि भाई 18 रुपया जो है आपको मेरे पास रखना होगा। ठीक है, और शेष पैसे से आपको अन्य काम करना होगा। तो यही चीज है सीआरआर, एक नगद हिस्सा जो है आरबीआई के पास में जो है जमा करना पड़ता है सभी कमर्शियल बैंक को, जिसे सीआरआर कहा जाता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। ये उसी प्रकार से है, जो भाड़े के घर में रहता होगा वो बराबर समझता हो। जैसे मुंबई दिल्ली पंजाब में आप घर लेंगे तो पहले वो पगड़ी दिया जाता है जिसे डिपॉजिट मनी कहा जाता है। यहाँ पे हमने खुद ही दिया है 50,000, इस पे मुझे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जब मैं रूम छोड़ूंगा तो 50,000 मुझे रिटर्न दे देगा। तो ठीक उसी प्रकार से है ये सीआरआर, आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक को जो है अपने कुछ हिस्सा जो तय कौन करता है, आरबीआई, जमा रखना पड़ता है, इस पे ब्याज वगैरह नहीं मिलता है। यह बढ़ाने पर क्या होगा, बैंकों के पास जनता को लोन देने के लिए पैसा में कमती आ जाएगी, और जब पैसा में कमती आएगी तो फिर बाजार में पैसा क्या होगा, कम होगा, लोगों को लोन कम मिलेगा तो बाजार में भी पैसा, लिक्विडिटी, तरलता कम हो जाएगी, फिर महंगाई क्या होगा, कम होगा। तो सीआरआर बढ़ने से भी महंगाई कम होता है। ठीक है भाई, तो ये तीनों जो आपने ऊपर से देखा है ये महंगाई को कम करता है। इसके अलावा जो आपका है सविधिक तरलता अनुपात, एसएलआर, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा खुद के पास तरल संपत्ति के रूप में, नगद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सुरक्षित रखना होता है। यह बढ़ाने पर बैंकों की ऋण देने की क्षमता घट जाती है। अब भाई मान लीजिए 100 में से 18 ले लिया सीआरआर के तौर पे आरबीआई, अब बच गया आपका 82 रुपया। अब आरबीआई ने एक और नियम लगाया है कि भाई एसएलआर वाला, इन्होंने कहा कि भाई तुमको ना 10 रुपया अपने पास हमेशा हाथ में
रखना होगा। मतलब जो बैंक है वो मात्र 72 रुपया से चलाएगा, है ना, जो जिसमें लोन देगा, किसी को चुकाएगा, ये सब सिर्फ 72 रुपये से करेगा। ये 10 रुपया बाध्य है कि भाई अपने गल्ला में ही रखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर SLR भी बढ़ जाता है तो उस केस में भी क्या होगा, बैंक जो है जनता को लोन देने के लिए, है ना, अपने कम राशि का यूज कर पाएगा। तो उस केस में भी बाजार में जो नोटों की फ्लो है कम होगा। समझ में आया? तो ये भी, ये चारों के चारों लगभग सेम पैटर्न पे जा रहा है। अब आया बैंक दर। बैंक दर वह दर है जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटीज के। ठीक है, इसे बढ़ाने से दीर्घकालिक ऋण महंगे हो जाते हैं। अगर जैसे रेपो रेट बढ़ रहा था तो जनता के लिए लोन महंगा, जनता के लिए लोन महंगा, बाजार में मुद्रा की फ्लो कम। ठीक उसी प्रकार से बैंक दर बढ़ गया, है ना, वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालिक लोन महंगा मिला, वो भी जनता को दीर्घकालिक लोन महंगा देगा। उससे भी क्या होगा, तो जो है फ्लो मुद्रा की वो बाजार में घटेगा और फिर महंगाई कम होगा। तो ये सभी महंगाई कम करने के हथकंडे हैं। अगर बढ़ता है तो महंगाई कम होता है। चलिए नेक्स्ट है, विभिन्न सूचकांकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI एक द्विवार्षिक वैश्विक सूचकांक है जिसे वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में पूर्व वर्ष की तुलना में भारत की स्थिति में गिरावट आई। भाई 10 से सीधे 23 हो गए हैं। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, VVI कर लो करंट सेक्शन से, है ना। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो गया है। ठीक है, अब CCPI रिपोर्ट को कौन जारी करता है? जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक है वो जारी कौन करता है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसे 2005 में स्टार्ट किया गया था, जो वार्षिक स्तर पर जारी किया जाता है हर वर्ष। यह सूचकांक में 63 देशों को और जो यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं उनको शामिल किया जाता है। जलवायु परिवर्तन का प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस GHG उत्सर्जन के 90% से अधिक जिम्मेवार है। मतलब ये जो 63 देश है और आपका जो यूरोपियन यूनियन है, ये जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामला है ना, वो 90% से अधिक तो खाली यही दोनों कर देता है ना। हालांकि इसमें एक दो देश नहीं है, 63 प्लस यूरोपियन यूनियन में जो देश है 20 प्लस है, तो इतने ज्यादा देश मिलके इतने करते हैं। इसी पे ये सर्वे जारी होता है। ठीक है, इसके अलावा मूल्यांकन जो ये करता है, ये 4 श्रेणी में 14 संकेतकों के आधार पे करता है, जिसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है, नवीकरणीय ऊर्जा का आप कितना उपयोग कर रहे हैं, ऊर्जा उपयोग की क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, जलवायु नीति आपकी कैसी है। इन चारों से 14 फैक्ट निकालता है और उस फैक्ट के आधार पे जो है यह डिसाइड और रैंक देता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को जो है 23वां स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष 2025 में 10वां स्थान पे था, यानी 13 स्थान फिसल गया है। ठीक है भाई। इनके अलावा जो आपका अभी CCIP रिपोर्ट जारी हुआ है 2026, CCPI माफ कीजिए, ये जो रिपीट जारी हुआ है ना, CCIP क्या है, मेरे वर्क पैलेस में यूज होने वाला एक टर्म है, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया। उसका होता है ना, जो है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल कम इंटरलॉकिंग पैनल होता है, जो ट्रेन चलाने की एक पैनल होती है, CCIP बोलते हैं उसे, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया, माफ कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज से जुड़ा हुआ हूं तो आ जाता है, क्योंकि भर दिन यही काम रहता है, मतलब, है ना। यहाँ पे देखिए, ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन COP30 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 जारी किया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि भाई COP20 का बैठक कहाँ हुआ है, तो ब्राजील के बेलम में हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत को वर्ष 2026 के येल परिवर्तनीय सूचकांक EPI में 177 देशों में, अब जो ये दूसरा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में मैंने यहीं तक बताया। अब ये दूसरा आपका EPI करके एक इंडेक्स होता है, पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक, ये 2026 के लिए जारी हो गया है। 177 देशों को शामिल किया गया था इस सर्वे में, 176वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है ना भाई। अंतिम से सेकंड लास्ट, बोले हम लोग टॉप करेंगे भाई, ऊपर से नहीं नीचे से, तो हम लोग नीचे से टॉप किए यहाँ पे, है ना। और ये खुशी की बात नहीं, हमारे लिए बहुत दुख की बात है ना। इसका स्कोर जो है यानी भारत का 22.46 रहा है।
है ना। यह 47 संकेतकों के आधार पर 12 पर्यावरणीय मुद्दों के लेकर के जो है आकलन किया जाता है। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक EPI एक जो है द्विवार्षिकीय वैश्विक सूचकांक है, जिसे पहली बार 2000 में प्रारंभ किया गया था, हर दूसरे वर्ष पे जारी किया जाता है। और इसे कौन जारी करता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो कई बार ऐसे इंडेक्स से पूछे जाते हैं कि भाई इस साल के लिए कितने देशों के शामिल किया गया, कितने वर्ष पे जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, कितने संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है और भारत का रैंक क्या है। इतने सारे पॉइंट के दृष्टिकोण से आपको क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान रखना है इंडेक्सेस में, ठीक है भाई, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमादान दे सकते हैं, बिल्कुल गलत है। राज्यपाल जो है मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है ना। और एक कुछ बात है जो माफ नहीं कर सकता है, बाद बाकी कर सकता है। क्षमा को सॉरी सजा अगर 10 साल हो गया तो उसको खींच करके 2 साल पे ला सकता है, लेकिन मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 72 के अनुसार राज्यपाल तथा राष्ट्रपति दोनों ही क्षमादान दे सकते हैं। देखिए सेकेंड स्टेटमेंट सही हो रहा है, यहाँ पे मृत्युदंड जैसा कोई चीज का मेंशन नहीं किया है, तो राष्ट्रपति जो है दोनों ही क्षमादान दे सकते हैं। अरे भाई राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमादान नहीं दे सकता है, ऊपर में लिखा है भाई, तो पहला स्टेटमेंट सही है ना, नहीं दे सकता है। मेरे को लगा ये नहीं, मैंने देखा ही नहीं था। रीजनिंग में अक्सर ऐसा गलती होता था, जब मैं SSC के एग्जाम देता था 4-5 को ऐसा पैरा जंबल टाइप से वर्ड रहता था और इससे एक शब्द बनाना होता था, तो मैं नहीं वाला देखता ही नहीं था, और जो क्योंकि 3 तो बनने वाला रहेगा पहला ऑप्शन लगा देता था। कई बार मैंने ऐसा गलती किया है, ये गलती आज यहाँ पे फिर दोहरा दिया है। मैंने नहीं को नहीं देखा। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमादान नहीं दे सकता है लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्टिकल 72 सिर्फ राष्ट्रपति को पावर देता है क्षमादान देने का, न कि राज्यपाल का। राज्यपाल का अपना एक अलग आर्टिकल है 161, ठीक है। तो सिर्फ कथन एक सही है, दूसरा गलत है। क्षमादान की शक्ति पे बात करेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी भी मामले में क्षमादान दे सकते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, यहां तक कि मौत की सजा ही किसी को क्यों न मिल गया हो, उसे भी माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल आर्टिकल 161 के अनुसार सीमित क्षमादान दे सकते हैं, जैसे मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता, या फिर सैन्य कोर्ट के द्वारा दी गई सजा उसको भी कम नहीं कर सकता। अगर आपको कोई सेना में सजा मिला है तो उसकी भी यहाँ पे आपको जो है कमती नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा भारत के राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि राज्यपाल उस पार्टिकुलर राज्य के प्रमुख होते हैं जहां का वो कार्यभार देख रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, हालांकि ये नाम मात्र के होते हैं। आप सभी को पता है इंडिया में पावरफुल कौन? पीएम की प्रेसिडेंट तो पीएम, हालांकि पहला जो नागरिक है देश का वो प्रेसिडेंट साहब हैं, लेकिन यहाँ पे जो पावरफुल अधिक है वो पीएम है ना। कई सारे देश में प्रेसिडेंट ही पावरफुल होते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं। और आर्टिकल 154 के अनुसार राज्य में कार्यपालिका का प्रधान हालांकि नाम मात्र का ही राज्यपाल होता है। अगर वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख पूछेगा तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में सीएम हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। यहां भी प्रधानमंत्री लिख दिया, सीएम हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ गलत लिख गया, मुख्यमंत्री होगा। राज्य में मुख्यमंत्री होता है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान, और केंद्र में प्रधानमंत्री। अब आइए कुछ अनुच्छेद को रिलेट करते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति से। भारतीय अनुच्छेद के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और 156 के अनुसार राज्यपाल को जब तक चाहे राष्ट्रपति पद पे बनाए रख सकते हैं, यानी प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि आर्टिकल 213 के तहत राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। राज्यपाल के अध्यादेश में जो है संघ सूची की कोई विषय शामिल नहीं होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा प्रत्येक आम चुनाव के बाद और हर साल का पहला सत्र स्टार्ट होने से, खास करके बजटीय सत्र शुरू में जो है, आर्टिकल 87 के अनुसार राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संबोधित करते हैं, जबकि राज्यों में राज्यपाल आर्टिकल 176 के अनुसार इसी प्रकार की गतिविधियां को अंजाम देते हैं, यानी हर आम चुनाव के बाद और हर संसद सत्र के शुरुआती दिन, है ना, संसद को ज्वाइंटली संबोधित करते हैं, राज्यपाल 176 के अनुसार और राष्ट्रपति 87 के अनुसार। यहाँ पे मैंने संसद का नाम लिया है, तो सेंट्रल में संसद समझ लीजिएगा, और राज्य में, उस राज्य में अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो दोनों को बुला के करेंगे, खाली विधानसभा है तो खाली विधानसभा करेंगे, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे दोनों बात है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्श देने के लिए बाध्य भी नहीं है और प्रेसिडेंट साहब परामर्श मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, दोनों अपने आप में फ्री है। इनके अलावा अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति देश की कानूनी सलाहकार यानी महान्यायवादी, जो सबसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो देश के सबसे बड़े कानूनविद होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। और अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल उस राज्य के जो सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, जो कार्यपालिका का मेन प्रधान होगा, और फिर प्रधानमंत्री से सलाह पे अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति करते हैं। उसी प्रकार राज्यपाल 164 के अनुसार राज्यों में सीएम की नियुक्ति करती है और फिर सीएम की नियुक्ति सलाह के अनुसार अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, है ना। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो पावर की बात की गई है, यह आर्टिकल 149 में किया गया है। वर्तमान में कौन है सीएजी, हमको जरूर बताइएगा। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम में एक बात को दर्शाया गया है कि एक ही आदमी एट अ टाइम एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पे काम करेगा, लेकिन ध्यान रखें से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो उनको 2 वेतन नहीं मिलता है, वेतन एक ही मिलता है। वो राष्ट्रपति के, है ना, राष्ट्रपति के मन पे डिपेंड करता है कि किस राज्य से कितने वेतन का हिस्सा वसूली किया जाए, जो राज्यपाल को दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। एक यहाँ पे क्वेश्चन है पुस्तक से, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मुझे बच्चे को जो है घुमाने लेके जाना है, ये भी एक हमारा काम है भाई, है ना। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन से लास्ट करूंगा, बाद बाकी पीडीएफ में तो रहेंगे ही, जो बच्चे पीडीएफ के साथ हैं तो वहां से पढ़ लीजिएगा, है ना। प्रसिद्ध पुस्तक स्लीपिंग ऑन जुपिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक को वर्ष 2015 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इस पुस्तक के लेखिका अनुराधा रॉय हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है ना। स्लीपिंग ऑन जुपिटर एक पुस्तक का नाम है, 2015 में बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, है ना। शॉर्टलिस्ट तो नहीं किया गया था, नामांकित किया गया था, और इनके लेखक अनुराधा रॉय है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन बच जाएंगे वीडियो के मार्फत से हम अगले वीडियो में एक छोटा सा वीडियो लेके पढ़ा दूंगा कल या परसों, जो उसमें क्लास का कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि जो इस पीडीएफ में कंटेंट है वो तो क्लास 14 के नाम से ही दिया जाएगा, 15 का अलग लिखा जाएगा, है ना। कुछ अन्य पुस्तक और उनके लेखक, जैसे अमिताभ घोष की पुस्तक भी हाल फिलहाल चर्च में रहे हैं, द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडोलैंड्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, है ना। ये सभी के सभी पुस्तक ध्यान रखना इन राइटर के हैं, अमिताभ घोष साहब के, है ना। द हंगरी टाइड, गन आइलैंड, द लिविंग माउंटेन, घोस्ट आई, सी ऑफ पोपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, जंगल नामा, स्मोक एंड एसेज। इनके जो बहुत सारे पुस्तक है ना, वो जो अफीम होता है ना उनके ऊपर भी लिखा गया है ना, बहुत जाने माने राइटर हैं, है ना। और इनके कई सारे पुस्तक जो है बुकर के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। तो इनके पुस्तक को जरूर ध्यान रखिए। इनके पुस्तक में आप पाएंगे ना कि कुछ ना कुछ नेचुरल चीज का नाम जरूर रहता है ना, कुछ ना कुछ नेचुरल चीज का नाम जरूर रहता है। ठीक है, देखिएगा अधिकांश पुस्तक के शीर्षक में आपको मिलेगा। इनके अलावा जीत थाइल, इनके एक पुस्तक का नाम है नार्कोपोलिस। यह पुस्तक 2012 में मेन बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके कुछ अन्य पुस्तक है जैसे द एरिवियल्स, दीज एरर्स आर करेक्ट, है ना, इंग्लिश, ओपेकेलिप्सो, आई विल हैव इट हियर, नेम्स ऑफ द वुमेन, ईटीसी पुस्तक के लेखक भी जीत थाइल है। अब ऐसे राइटर ऐसे किताब का नाम मैं क्यों बता रहा हूं, तो भाई वही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगी। और एग्जामिनर को वर्तमान में क्या नशा चढ़ा है कि भाई बुकर पुरस्कार के लिए किसका पुस्तक सिलेक्ट किया जा रहा है, मिल रहा है उसको नहीं पूछ रहा है, बहुत चालाक है, क्योंकि मिल रहा है वो तो सब याद कर लेगा ना, है ना। और वो भारतीय मूल का भी होना चाहिए, तो भाई वैसे ही बताऊंगा ना, तुमको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो वही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा, है ना। झुम्पा लाहिरी, है ना, पुस्तक का नाम द लॉलैंड। नामांकन वर्ष 2013 में बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। इनके अन्य प्रमुख पुस्तक में आएंगे तो, है ना, इंटरप्रेटेड ऑफ मेलोडीज, ये काफी फेमस है, द नेमसेक, अनकस्टेड अर्थ, द लोलैंड, ये सब इन अदर वर्ड्स, ये सभी के सभी पुस्तक के लेखक जो हैं झुम्पा लाहिरी। नील मुखर्जी, द लाइव्स ऑफ अदर्स, 2014 में मेन बुकर्स के लिए जो है नॉमिनेट हुआ था। यह पुस्तक में चॉइस, इनके अन्य पुस्तक में चॉइस एक पुस्तक है और स्टेट ऑफ फ्रीडम है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे नील मुखर्जी के पुस्तकों। अनुराधा राय, जिसको मैंने क्वेश्चन बनाया था, स्लीपिंग ऑन जुपिटर, है ना, जुपिटर पे, है ना, स्लीपिंग ऑन मतलब सोना, 2015 में मेन बुकर हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया था, चयन लिस्ट में आया था। द ईयर ऑफ द रनवेज,
है ना, के लेखक ब्रिटिश भारतीय मूल के लेखक संजीव सहोता है। इस पुस्तक को 2015 में मैन बुकर के लिए नॉमिनेट किया गया था, है ना। इनके एक अन्य पुस्तक आया चाइना रूम 2021 में, ये भी बुकर के लिए नॉमिनेट हुआ था। तो इनके 2 पुस्तक बुकर के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं संजीव सहोता के, ध्यान रखें। चेतना मारू जी, है ना, 2023 में इनका एक पुस्तक आया था जिनका नाम था वेस्टर्न लेन, ये मैंने पहले भी बता चुका है, इनको बुकर के लिए नॉमिनेट किया गया था। अवनी दोषी, है ना, ब्रंट सुगर, है ना, और या फिर इसी पुस्तक को एक और शीर्षक दिया गया था गर्ल इन व्हाइट कॉटन, इनको 2020 बुकर के लिए नॉमिनेट किया गया था। सलमान रुश्दी साहब बहुत बड़े राइटर, इनके पुस्तकों में कुछ क्यूचेटे 2019 में बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनके अन्य लेखन में आएंगे मिडनाइट चिल्ड्रेन, है ना, द सैटनिक वर्सेज, विक्ट्री सिटी, नाइफ सेम इत्यादि। इनके अलावा द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इनके लेखिका किरण देसाई है। यह पुस्तक 2025 के लिए शॉर्टलिस्टेड है। किरण देसाई की जो अन्य पुस्तक है ना, बहुत सारे पुस्तक हैं जिसमें एक इनके पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनके बुकर पुरस्कार इनके लिए दिया भी जा चुका है पास्ट में। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। जो क्वेश्चन बच गए उनको मैं अन्य एक वीडियो में कवर करूंगा, और जो बच्चे पीडीएफ लिए हैं इनके, उनको यह क्लास 14 के नाम से दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैं बेईमानी नहीं कर सकता भाई कि भाई दूसरे क्लास में भी इसी का कंटेंट पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक झलक चला देता हूँ कि भाई फीफा के बारे में, राष्ट्रमंडल के बारे में, सैफ के बारे में, भारत के विभिन्न नृत्य गतिविधियां हैं जिनमें कौन देवता और कौन राजसी घराने से संबंधित रहे हैं, उनकी बात को देखेंगे। उनके अलावा जो है आपका यहाँ पे, है ना, जो अपना राष्ट्रमंडल खेल है अभी समाप्त हुआ है, उनकी रिकॉर्ड पे नजर डालेंगे। फिर एनबीएफसी एमएफआई के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होगा। इनके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब पे हम विस्तार से बात करेंगे। ये सब हम अगले वीडियो में, एक छोटा सा वीडियो, है ना, आएगा जहाँ पे हम बात कर लेंगे। आज के लिए माफी दे दीजिए, शाम हो गया है ना। बच्चे को थोड़ा सा बाहर नहीं अगर घुमाओ ना तो फिर दिक्कत करता है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।